हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम बात कर रहे थे रिसर्च के क्वेश्चंस की। ठीक है, तो अब रिसर्च के क्वेश्चंस में हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 61 क्वेश्चन है ये। इसमें ये क्या पूछ रहा है आपका कि जो निदर्शन होता है, जो संभावित निदर्शन रूपरेखा के अंतर्गत आता है। ठीक है, संभावित मतलब प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के अंतर्गत हमारे पास क्या क्या आते हैं। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के अंदर आपको पता ही है सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, जिसको हम रैंडम सैम्पलिंग भी बोलते हैं। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग को हम रैंडम सैम्पलिंग भी बोलते हैं ना। तो इसमें आपका पहला आएगा सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। ठीक है, दूसरा आपका इसके अंदर आता है क्लस्टर रैंडम सैम्पलिंग। ठीक है, सिंपल क्लस्टर सिस्टमेटिक और स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग। ठीक है, सिस्टमेटिक और स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग। ठीक है, स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग, ये चार सैम्पलिंग जो है वो हमारे प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो ये हमें यही पूछा है। तो इसमें प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के अंदर कौन सा आएगा, आपका क्लस्टर सैम्पलिंग आएगा। क्लस्टर कौन सा दिया है ना, सुधार निदर्शन दिया है। ठीक है, यानी कि क्लस्टर सैम्पलिंग आपका इसके अंदर आएगा। बाकी अभ्यांश सादृश्य निदर्शन और सुविधापूर्ण निदर्शन। सुविधापूर्ण तो आपका वही है जो आपका पर्पसिव सैंपल है, जजमेंट सैम्पलिंग वाला। ठीक है, इसके अलावा क्वाटा सैम्पलिंग और आपका कन्वीनियंस सैम्पलिंग और स्नोबॉल सैम्पलिंग, ये सब किसके एग्जाम्पल है, ये आपके नॉन प्रोबेबिलिटी के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या होगा इसका, क्लस्टर सैम्पलिंग होगा, क्योंकि आपका जो प्रोबेबिलिटी और रैंडम सैम्पलिंग है उसके अंदर क्या आता है, क्लस्टर सैम्पलिंग आता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है शोध की रूपरेखा जो आसान एवं अस्पष्ट होती है। ठीक है, शोध की रूपरेखा जो आसान एवं अस्पष्ट होती है। तो ये इसके अंदर क्या बोल रहा है, जो आपकी नहीं, इसका हिंदी नहीं समझ में आया मुझे, तो इसको फिर छोड़ ही दिया था मैंने। हिंदी इंग्लिश नहीं समझ में आती किसी क्वेश्चन की। ठीक है, तो वैसे क्या है बोल रहा है ये, इसकी किसी की भी हिंदी समझ में नहीं आई। ठीक है, फिर नेक्स्ट है आपका परीक्षण कैसा होना चाहिए। तो परीक्षण कैसा होना चाहिए, तो लचीला परीक्षण का मतलब क्या है, जो हम टेस्ट बनाते हैं, जो हम क्वेश्चनर बनाते हैं। ठीक है, वो हमारा कैसा होना चाहिए, एक तो फ्लेक्सिबल होना चाहिए, लचीला होना चाहिए, कार्योन्मुख होना चाहिए और लागत प्रभावी हो जाना चाहिए। ठीक है, मतलब कॉस्ट उसमें ज़्यादा ना हो। तो ये सारे ही इसके अंदर होने चाहिए, कोई भी अगर आपका परीक्षण है तो। निम्न में से कौन सी आंकड़ों के संकलन की विधि नहीं है। ठीक है, तो कौन सी आंकड़ों का संकलन मतलब जो आप डेटा कलेक्ट करके आते हो, तो कौन सी उसके डेटा कलेक्शन की मेथड नहीं है। तो इसमें क्या है, ये आपका एक तो प्रश्नावली है भाई मेथड, ये डेटा कलेक्शन का ही मेथड है। समाज मिति सोशियोमेट्री मेथड जो हम यूज़ करते हैं वो भी हमारा डेटा कलेक्शन का मेथड है। साथ ही मनोवैज्ञानिक यानी कि साइकोलॉजिकल परीक्षण भी हमारे क्या है, डेटा कलेक्शन का मेथड ही है। काई स्क्वायर टेस्ट जो होता है ये हमारा परीक्षण का मेथड नहीं है। क्यों, क्योंकि ये डेटा एनालिसिस का मेथड है। लास्ट में जाकर के आपको फाइंडिंग्स देता है, कलेक्ट नहीं करते हो आप इससे, लेकिन कलेक्टेड डेटा को इसमें एंटर करते हैं और ये आपको लास्ट में फाइंडिंग देता है। ठीक है, तो इसमें क्या आंसर हो गया, इसका विधि कौन सी नहीं है, काई स्क्वायर परीक्षण हमारा इसकी विधि नहीं है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है एक मानवीकृत परीक्षण की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। ठीक है, एक मानवीकृत यानी कि जो हमने बनाया, मानकीकृत मतलब स्टैंडर्डाइज। ठीक है, मानकीकृत का मतलब क्या होता है, स्टैंडर्डाइज जो आपका टेस्ट है उसमें क्या मेन चीज़ होनी चाहिए। तो एक तो उसमें होना चाहिए आपका विश्वसनीयता और मान्यता, यानी कि रिलायबिलिटी और वैलिडिटी। ठीक है, ज़्यादातर क्वेश्चन में रिलायबिलिटी और वैलिडिटी लप्पा मार देना, अगर आ जाता है आपको कुछ समझ में नहीं आता और दोनों ऑप्शन है इस तरीके से, तो आप मार देना, यही इसका सामान्यतः आंसर होगा अगर तुक्का मारना है तो। ठीक है, वैसे इसका क्या है, इसका है मानकीकृत परीक्षण का सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है, तो रिलायबिलिटी और वैलिडिटी इसकी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। ये हमने पढ़ा था जब हम फर्स्ट यूनिट पढ़े थे कि रिलायबिलिटी क्या होती है और वैलिडिटी क्या होती है। यानी कि उस टेस्ट से हमेशा आंसर जो आने चाहिए, रिलायबल आने चाहिए, कंसिस्टेंट आने चाहिए, एक समान आना चाहिए, वैलिड मतलब एक्यूरेसी आनी चाहिए, टेस्ट हम सही से परफॉर्म करें और एक सही रिजल्ट हमें दे। ठीक है, तो ये दोनों हमारे आंसर हो गए, विश्वसनीयता और मान्यता, रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुसंधान के चरणों को सही क्रम में लगाइए। अभी किया था हमने, बहुत आसान है। सबसे पहले आप क्या करोगे, अनुसंधान के सही उसमें लगाने के लिए सबसे पहले आप उद्देश्य बनाओगे। ठीक है, तो इसके बाद इस क्वेश्चन में क्या है, आपका फर्स्ट नंबर पे क्या आएगा, उद्देश्य आएगा। सो यानी कि ऑब्जेक्टिव्स आपके रिसर्च के। सेकंड नंबर पर आपके साहित्य की समीक्षा आएगी, यानी कि रिव्यू ऑफ लिटरेचर। थर्ड नंबर पर आपका आएगा कार्यप्रणाली यानी कि मेथोडोलॉजी। फोर्थ नंबर पर आएगा आपका तर्क। फिफ्थ नंबर पर आएगा व्याख्या और सिक्स नंबर पर आएगा आपका परिणाम यानी कि रिजल्ट एंड डिस्कशन। ठीक है, तो ये आपका लास्ट में आएगा। तो ये आपका थोड़ा सा हिंदी में इसमें दिक्कत है, क्योंकि तर्क का पता नहीं है क्या कह रहे हैं तर्क को,
और व्याख्या को पता नहीं कहीं क्या कह रहे हैं ये। तो हिंदी इंग्लिश में थोड़ी सी प्रॉब्लम चलती है ही हमारे होम साइंस में। दोनों लैंग्वेज में से कोई भी लैंग्वेज परफेक्ट नहीं है, कहीं हिंदी में प्रॉब्लम आती है तो कहीं इंग्लिश में आती है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है आपका 67 वाला क्वेश्चन। ये है आंकड़े जिसका संग्रह आमने सामने बैठकर या टेलीफोन द्वारा व्यक्ति द्वारा किया जाता है उसको कहा जाता है। तो सिंपल सी बातें क्या कहोगे, जिसमें आप टेलीफोन के थ्रू कर रहे हो तो वो आपका क्या होगा, साक्षात्कार होगा। ठीक है, इंटरव्यू होगा। तो इंटरव्यू या तो आप आमने सामने बैठ के कर सकते हो, आप फोन के थ्रू कर सकते हैं। फील्ड में किया गया प्रयोग आपका एक्सपेरिमेंट में आएगा। अवलोकन आपका ऑब्जर्वेशन है, तो ऑब्जर्वेशन में तो आप आंकड़े जो है फोन पे नहीं ले सकते, ऑब्जर्वेशन है, ऑब्जर्व कैसे करोगे फोन पे। ठीक है, तो उसके लिए तो आपको फेस टू फेस होना जरूरी है ऑब्जर्व करने के लिए। तो इसका आंसर क्या है, साक्षात्कार। ठीक है, फील्ड में किया गया प्रयोग किस में आएगा आपका, ये एक्सपेरिमेंट में आएगा। ठीक है, तो इसमें आमने सामने बैठ के, टेलीफोन में भी नहीं कर सकते आप इसको। तो अगर आपको सिर्फ डेटा कलेक्ट करना है तो उसका आंसर क्या आएगा आपका, साक्षात्कार। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, शोध रिपोर्ट एक औपचारिक वक्तव्य है। किसका वक्तव्य है औपचारिक, मतलब कि किसका शोध रिपोर्ट हमारी किसकी है, वो हमारी शोध प्रक्रिया का एक क्या है, फॉर्मल स्टेटमेंट है। ठीक है, फॉर्मल स्टेटमेंट है, फॉर्मल राइटिंग है, पूरी औपचारिक राइटिंग है ये हमारी किसकी, शोध प्रक्रिया की। जो भी हमने शोध की है, जो भी हमने रिसर्च की है, इसको हम क्या करते हैं, पूरी अपनी रिपोर्ट में बताते हैं। वो एक फॉर्मल स्टेटमेंट है, फिर आप मुकर नहीं सकते। फॉर्मल का मतलब क्या होता है, बिल्कुल सोच समझ के लिखोगे आप 100%, और फिर आप उसने जो लिखा है आप उसमें मुकर नहीं सकते कि हमने ये गलत लिखा है। ठीक है, हाईली फॉर्मल का मतलब ये होता है कि बिल्कुल सोच समझ के लिखा हुआ, फॉर्मली, जो हम बिल्कुल गपशप के नाम पे नहीं लिखेंगे, उसमें गॉसिप नहीं लिखेंगे, सिर्फ वही लिखेंगे जो फॉर्मल हो। ठीक है, किसी सीमा तक एक दूसरे से भिन्न होने वाले स्कोर को कहा जा सकता है। ठीक है, किसी सीमा तक, ये भी मुझे नहीं समझ में आया, इसका देखना पड़ेगा भाई। तो ये वाला क्वेश्चन आपका जो ये वाला है 69 और 70 जो है, ये मुझे समझ में नहीं आया है क्योंकि इनका हिंदी और इंग्लिश का ट्रांसलेशन मेरे को क्लियर नहीं हुआ। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ऐसा अनुसंधान जिसमें स्वतंत्र चरण पहले से ही घटित हो चुका है और अनुसंधानकर्ता प्रेक्षण का कार्य स्वतंत्र चर तथा परतंत्र चरों से ही प्रारंभ करता है। तो उसको क्या बोलते हैं हम, घटनोत्तर अनुसंधान बोलते हैं, यानी कि पोस्ट फैक्टो रिसर्च। ठीक है, पोस्ट फैक्टो रिसर्च बोलते हैं, एक्सपोस्ट फैक्टो रिसर्च हम इसे बोलते हैं। ये हमने पढ़ा है जब हमने टाइप ऑफ एक्सपेरिमेंट रिसर्च पढ़े थे। तो उसमें क्या होता है आपका, एक एक्सपोस्ट फैक्टो रिसर्च होती है, जिसमें क्या करते हैं, ये हमारे एक्सपोस्ट फैक्टर रिसर्च है ये, और ये हमारा एक एक्सपेरिमेंटल रिसर्च का ही टाइप है। इसमें आप डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल में से इंडिपेंडेंट वेरिएबल को चेंज नहीं कर सकते हो, क्योंकि वो पहले हो चुका है, हम उस पर स्टडी कर रहे हैं। मतलब पहले कोई घटना हो चुकी है तो अब हम बदल तो सकते नहीं उसका, इंडिपेंडेंट वेरिएबल में हम कोई वेरिएशन, कोई मैनिपुलेशन तो नहीं कर सकते। तो अब वो जैसा है वैसे का वैसा ही हमें स्टडी करनी पड़ती है। तो टाइप ऑफ एक्सपेरिमेंटल रिसर्च का एक टाइप है जिसको हम बोलते हैं एक्सपोस्ट फैक्टर रिसर्च। ठीक है, ये पढ़ा है हमने जब टाइप्स ऑफ रिसर्च पढ़ी थी। तो इसके बाद नेक्स्ट है, एक ऐसी प्रक्रिया जिसके द्वारा संकेतीकृत सामग्री को 2 या 2 से अधिक वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे, वर्गीकरण बोलेंगे। ठीक है, जिसमें हम क्या कर रहे हैं, जो भी हमारी सामग्री है, जो भी हमारे पास डेटा वगैरह आया, उसे हमने 2 या 2 से अधिक वर्गों में विभाजित कर दिया, तो उसे बोलते हैं हम वर्गीकरण। ठीक है, क्लासिफिकेशन। इसके बाद नेक्स्ट है, गुड एवं हेड का कहना है कि एक अवधारणा जिसको हम परखते हैं कि वह सही है या गलत है। ठीक है, तो वो हमारी क्या कहलाएगी, गुड एवं हेड का कहना है कि एक अवधारणा जिसको हम परखते हैं कि वो सही है या फिर गलत है। ठीक है, तो वो ये वाला क्वेश्चन है आपका 73 वाला। तो वो क्या कहलाएगी, वो आपकी परिकल्पना कहलाती है। हम एक फॉर्मल स्टेटमेंट बना लेते हैं, हाइपोथेसिस जिसे हम बोलते हैं, फिर हम उसे टेस्ट करते हैं कि जो हमारी हाइपोथेसिस थी वो सही है या फिर गलत है। ठीक है, तो आपकी फाइंडिंग्स निकल कर जाती है, या तो आपकी हाइपोथेसिस सही आएगी या फिर आपकी हाइपोथेसिस जो है वो आपकी फॉल्स आएगी, गलत आएगी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है
अब देखो ये क्वेश्चन आया यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर 2019 में, कितना आसान क्वेश्चन था, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है। तो ये सारे क्वेश्चन बहुत आसान है, बस एक बार इनको समझने की जरूरत है। कि आपने रिसर्च अच्छे से पढ़ी तो आप एकदम कर लोगे। ये वो क्वेश्चन पेपर हैं, अगर आप देखोगे ये सभी क्वेश्चन पेपर आपके जो ये असिस्टेंट प्रोफेसर के जो एग्जाम होते हैं उसमें आए हुए क्वेश्चन हैं ये, ठीक है। तो यही रिपीट होता है नेट में, असिस्टेंट प्रोफेसर में, फिर असिस्टेंट प्रोफेसर में हो जाता है, वो नेट में आ जाते हैं। तो एक बार अगर हम प्रैक्टिस कर लेंगे तो हमारा क्या होगा, एक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि किस तरीके के एग्जाम जो है एग्जाम पेपर में हमारे एग्जाम से आते हैं, ठीक है, क्वेश्चंस आते हैं। चलो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शोध है, क्या है भैया, एक रिसर्च, बार बार अन्वेषण करना, ठीक है, किसी समस्या का समाधान करना, वैज्ञानिक पद्धति से कार्य करते हुए किसी समस्या का सत्य ज्ञान करना, ठीक है। तो इसका क्या है, आपका उपरोक्त सभी हैं वैसे देखा जाए तो, लेकिन ज़्यादा करेक्ट आंसर इसका सी वाला भी है, उपरोक्त सभी भी है, सभी बातें भाई बार बार आप करोगे। रिसर्च का मतलब ये है रिसर्च, मतलब बार बार सर्च करना, अगेन एंड अगेन चीज़ों को सर्च करना, ठीक है। किसी समस्या का समाधान निकालना भी इस रिसर्च का ही पार्ट है, और वैज्ञानिक पद्धति से कार्य करते हुए किसी समस्या का सत्य ज्ञान करना, ठीक है। तो ये सारे क्या है, आपके रिसर्च के ही आंसर हैं, ठीक है। फिर है रैंडम सैंपल, क्या होता है, आसान है। रैंडम सैम्पलिंग क्या है, हर इकाई को चयन का बराबर मौका मिलता है। अभी बताया था ना, सैम्पलिंग हमारी दो तरह की होती है, रैंडम और रैंडम यानी कि प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, और नॉन रैंडम यानी कि नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, ठीक है। तो इसमें से क्या होता है आपका रैंडम सैम्पलिंग में कि आपके जितने भी लोग हैं, जो भी पॉपुलेशन है, सबको हक होता है अपने आप को चुने जाने का, ठीक है। तो सब आपके पास इक्वली हक है, तब आप चुने जाओगे, ठीक है। रैंडम और नॉन रैंडम सैम्पलिंग में ये अंतर होता है। नॉन रैंडम सैम्पलिंग में हर किसी को हक नहीं मिलता है, जिसका मन है, रिसर्चर का जिसको मन होता है उसको वो चुन लेता है रिसर्चर, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस स्थिति में काई स्क्वायर टेस्ट उचित होता है, ठीक है। तो काई ये अभी मैंने किया नहीं है, इसे मैं बाद में सॉल्व करूंगी। इसके बाद काई है, जब आंकड़े प्रतिशत में ही तो उसे निम्न आरेख द्वारा बेहतर प्रस्तुत कर सकते हैं, ठीक है। जब आंकड़े क्या हो, आपके प्रतिशत में हो, परसेंटेज में हो आंकड़े आपके, तो आप उसे किसके थ्रू कर सकते हो, तो सिंपल सी बात है, काई जो आपका पाई ग्राफ होता है, ठीक है। पाई ग्राफ कौन सा वाला होता है, गोल वाला, ठीक है। इसमें सबसे ज़्यादा आंकड़े जो है प्रतिशत में बता सकते हो। जैसे कि मैं बोलूँ कि मेरे पास 50% लड़कियाँ हैं, 50% लड़के हैं, तो एक मैं गोल बनाऊँगी, ठीक है, ये बनाऊंगी, इसमें मैं बता दूंगी हाफ हाफ करके, तो समझ में आ जाएगा कि 50% क्या है लड़कियां और 50% हमारे पास क्या है लड़के हैं, ठीक है। जैसे इन्होंने ये बना रखा है, तो ये क्या है, ये आपका पाई ग्राफ है, ठीक है, पाई आरेख के थ्रू। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलक है। बहुलक हमारा क्या है, जो आपके उसमें बार बार आया हुआ एक अंक होगा, उसको हम क्या बोलते हैं, बहुलक बोलते हैं। ये तो बोलते हैं बहुलक। तो अब देख लो, 8 है, 8 है, 8 है, 8 है, ठीक है। 8 सबसे ज़्यादा आया है पूरी, उसमें 4 बार आया है, बाकी कोई भी उससे ज़्यादा अंक नहीं आया है। देखो 5 से कितने बार आया है, 2 बार, ठीक है। बाकी 6 कितने बार आया है, एक ही बार आया है। 4 कितने बार आया है, एक ही बार आया है। 8 आपका आया है 4 बार। 3 कितने बार आया है, एक ही बार आया है। 9 भी एक ही बार आया है। तो इसमें इसका बहुलक क्या होगा, जो आपकी सीरीज में सबसे ज़्यादा रिपीटेड नंबर है उसको हम बहुलक यानी कि मोड बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, मोड बोलते हैं। ये सब हमने पढ़ रखे हैं, ठीक है। तो ये मोड हो गया आपका। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह दो चरों के बीच संबंध का मापन ज्ञात करता है। तो दो चर यानी कि दो आपके जो वेरिएबल हैं उनके बीच में रिलेशनशिप कौन निकालता है, तो कौन निकालेगा, रिलेशनशिप निकालेगा सह संबंध यानी कि को रिलेशन जो है वो दो वेरिएबल्स के बीच में क्या निकालता है, रिलेशनशिप निकालता है। फिर है शून्य परिकल्पना हो जाएगी यदि निर्देश का परिणाम 0.05 संभाव्य से कम है, ठीक है। तो शून्य पर अगर आपने ये वो है हमारा सिग्निफिकेंस लेवल ऑफ नल हाइपोथेसिस, ठीक है। हाइपोथेसिस का हम सिग्निफिकेंस लेवल मानते हैं, उसमें हमें मानते हैं कि अगर हमारा 0.05% यानी कि 5% तक हमारी जो एरर्स अगर आते हैं, तब भी हम क्या मानेंगे कि हमारी रिसर्च ठीक चल रही है। और हम जो नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करना चाहते हैं, क्योंकि एक रिसर्चर क्या चाहता है, हमेशा नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करना चाहता है, तो हम ये मान के चलेंगे कि वो नल हाइपोथेसिस जो है रिजेक्ट ही हो रही है, हम उसे रिजेक्ट कर देंगे, यानी कि गलत हमारी हो जाएगी नल हाइपोथेसिस, ठीक है। एक ही बात है, वैसे अस्वीकृत ने 2 ऑप्शन देने नहीं चाहिए थे, तो गलत हमारी हो जाएगी नल हाइपोथेसिस। हम क्या कर देंगे, नल हाइपोथेसिस को गलत मान के उसको एक्सेप्ट कर लेंगे, ठीक है।